ज्योतिराव फुले प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, सेल्फ रेस्पेक्ट सामाजिक आंदोलन के अगुआ नारायण गुरु पेरियर रामास्वामी नायकर, इस देश को संविधान, मानव सम्मान, शिक्षा और लोकतंत्र देने वाले भारत के संविधान निर्माता, विश्व रत्न, विश्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बहुजन समाज के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करते हुए आज संपूर्ण भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में 130वीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है। हम लोग भी मना रहे हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग मना रहे हैं। हम और आप लोग आगरा के एक छोटे से इस भवन में मना रहे हैं। आगरा के भी अंदर तमाम जगह मनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है, पूरे देश में मनाई जा रही है, पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। लेकिन जयंतियां कई प्रकार से मनाई जा रही है और कई प्रकार से मनाई जाती है। कुछ लोग तो जयंती इसलिए मनाते हैं कि बाबा साहब के नाम पर साल में उनको अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कुछ लोग जयंती इसलिए मनाते हैं कि बाबा साहब को फूल चढ़ाना है, वोट खिंचवाना है और ये बताना है कि हम भी बाबा साहब को मानते हैं, तो हमें अपना समर्थन सहयोग देना, वोट देना। कुछ लोग इसलिए भी जयंती मनाते हैं, कुछ लोग इसलिए भी जयंती मनाते हैं कि सिर्फ पूजा करनी है बाबा साहब और मनुवादियों को जय जयकार करना है, मनुवादी व्यवस्था को लागू करना है, समाज में घुसपैठ रखनी है। तो और कुछ लोग इसलिए जयंती मनाते हैं कि बाबा साहब के विचारों पर चलना है, बाबा साहब की बताई हुई बात को मानना है, बाबा साहब के बताए हुए कार्यों को करना है, बाबा साहब के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना है। कुछ लोग इसलिए भी जयंती मनाते हैं। तो हम और आप लोग कम संख्या में यहाँ जो बैठे हैं, हम लोग जयंती जो मना रहे हैं इसलिए नहीं मना रहे हैं कि समाज को बेचना है या मनुवादी व्यवस्था को समाज के बीच में थोपना है, मनुवादी गुलामी करके समाज को बेचना है। हम आप लोग इसलिए जयंती मना रहे हैं कि हमें बाबा साहब और बाबा साहब से पहले के जो महापुरुष हैं, बाबा साहब के बाद के जो महापुरुष हैं मान्यवर कांशीराम साहब, इनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। बाबा साहब ने कहा था 26 नवंबर 1946 को, नहीं 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान महामहिम राष्ट्रपति को बाबा साहब ने सौंपा था, उस दिन बाबा साहब ने कहा था, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज मैंने बहुत बड़ी विजय हासिल की है कि इस देश का संविधान मैंने मानव कल्याण के लिए लिख करके भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया है। इसके मुताबिक इस देश का प्रत्येक नागरिक को समान रूप से वोट का अधिकार हमने संवैधानिक रूप से दे दिया है। आज के बाद आप अपने वोट की ताकत से अपना राजा चुन सकते हो, अपने वोट की ताकत से राजा चुन करके अपना कल्याण कर सकते हो, इस देश का कल्याण कर सकते हो, अपने बीच का राजा बना सकते हो। वोट आपके वोट से आपके लिए आपका राजा बन सकता है। तो आप लोग अपने घर की दीवार पर लिख दो कि आज से आप देश के शासक हो। आज 2021 है और ये बात बाबा साहब ने जब कही थी 26 नवंबर 1949 को कही थी, तो 51 वर्ष वो और 71 वर्ष ये 21 और 72 वर्ष हो चुके हैं।
72 वर्ष में अभी तक बाबा साहब का वो सपना कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम देश के शासक हो। इस बात को बाबा साहब ने बड़े मतलब उम्मीदों के साथ कही थी, और जैसा कि बाबा साहब ने हमारे आपके लिए संविधान बना के दिया, उसके मुताबिक अपने समाज को ये अपेक्षा के साथ, ये समाज को इस लायक समझते हुए कहा था कि ये मेरा समाज मेरी बात को समझ लेगा तो इस देश का राजा बन जाएगा। तो बाबा साहब ने आपको और हमको राजा बनने के लिए 26 नवंबर 1949 को ये बात कही थी। लेकिन बाबा साहब की इतनी बड़ी बात को सिर्फ और सिर्फ इस भारत में कांशीराम साहब ने समझा, उसके बाद और उससे पहले किसी ने नहीं समझा। ये कोई छोटी बात है क्या? हम बाबा साहब की जयंतियां बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद ही मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को मानने का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को और अपने बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। जो बाबा साहब को धोखा देने का काम है वो सामान्य नागरिक नहीं कर रहे हैं, इस देश के जागरूक लोग कर रहे हैं, इस देश के राजनेता कर रहे हैं, इस देश के अपने आप को ठेकेदार कहने वाले लोग, समाज का ठेकेदार कहने वाले लोग कर रहे हैं। और समाज का ठेकेदार कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है। जो किसी बेचता है वो व्यापारी होता है, और समाज को बेचता है वो भी व्यापारी होता है। तो समाज को बेचने वाले लोग, समाज को धोखा देने वाले लोग, ये बाबा साहब के विचारों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो कांशीराम साहब ने जब सर्विस करते थे, जब ये जाना कि बाबा साहब कौन है और बाबा साहब ने हमारे लिए संदेश क्या दिया है, बाबा साहब क्या चाहते थे, तब कांशीराम साहब ने देखा कि जो बाबा साहब चाहते थे इस काम को तो कोई नहीं कर रहा। बाबा साहब ने जो चेले अपने आप को कहते वो भी नहीं कर रहे, बाबा साहब की पार्टी को चला रहे हैं वो भी नहीं कर रहे। वो टुकड़ों में बिक रहे हैं, कोई कांग्रेस के हाथों बिक रहा, कोई आरएसएस के हाथों बिक रहे, तमाम और भी कम्युनिस्ट पार्टी थी उस समय, उसके हाथों बिक रहे। लेकिन कांशीराम साहब ने जब देखा कि इस काम को कोई नहीं कर रहा है, तो कांशीराम साहब को जब ये जानकारी हुई, उनके एक साथी थे दीना भाना जी, उनको बाबा साहब की आज की जो जयंती है, ये बड़ा इतिहास है कि आज के दिन बाबा साहब की जयंती पर भारत सरकार और राज्य सरकार छुट्टी नहीं करती। तो दीना भाना जी एक हमारे साथी थे जो कांशीराम साहब के ही डिपार्टमेंट में क्लास 4 के कर्मचारी थे, लेकिन उनके विचार बड़े थे। कर्मचारी छोटे थे लेकिन विचार बड़े थे। तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब की छुट्टी नहीं है, लेकिन मुझे तो छुट्टी करनी है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी कि मुझे आज के दिन छुट्टी चाहिए और मुझे बाबा साहब की जयंती में जाना। जब बाबा साहब की जयंती के लिए उन्होंने छुट्टी मांगी तो उनको छुट्टी नहीं दी, उनको सस्पेंड कर दिया और बर्खास्त करने के लिए उनके आगे की कार्रवाई कर दी। तब ये कांशीराम साहब ने कहा कि भाई बाबा साहब की जयंती के लिए तुमने छुट्टी मांगी, तुमको इन्होंने छुट्टी नहीं दी। छुट्टी मांगी तो छुट्टी देना चाहिए, लेकिन बाबा साहब के लिए छुट्टी तुमने मांगी, तुमने झूठ भी नहीं बोला। चाहते तो कहते कि मुझे बुखार आ गया तो तुम छुट्टी मिल जाती, लेकिन छुट्टी तुमने मांगी जयंती के लिए, इसलिए तुमको छुट्टी नहीं दी। तो ये बाबा साहब कौन है, जरा मुझे भी समझाओ इनके बारे में, मैंने कम जानकारी है इसलिए मुझे इनके बारे में पूरा पढ़ना है। तो मैं यह बात आपको आज बताना चाह रहा हूँ। आज 14 अप्रैल 2021 को वो पुरानी बात जो कांशीराम साहब ने दीना भाना जी की नौकरी जब चली गई तो उसको नौकरी को लड़ने के लिए नौकरी दिला करके जब उन्होंने खुद नौकरी छोड़ी, एक बड़ी बात थी कि अपना जो साथी था, जो मतलब साथी नहीं बल्कि उनके एक अंडर में कर्मचारी था, तो उनके कर्मचारी को जब बर्खास्त कर दिया उनके बड़े अधिकारी ने, तो बीच के जो अधिकारी थे कांशीराम जी, उन्होंने दीना भाना जी की बात को पूरा समझा और समझ करके उनकी जो लड़ाई लड़ी तो उन्हें तो नौकरी दिलाई और खुद नौकरी क्यों छोड़ी वो मैं बताना चाहता हूँ। ये जात भेद का उच्छेद की जो किताब है, ये इसका अंग्रेजी का जो अंक था वो दीना भाना जी ने कांशीराम साहब को दिया। तो कांशीराम साहब ने ये किताब पढ़ी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटी सी किताब है, ये हिंदी की है,
यही अंग्रेजी की थी, यही किताब अंग्रेजी में थी। इसी को काशीराम साहब ने पढ़ा और पढ़ करके ये जीवन में एक किताब लिखी। काशीराम साहब ने बहुत बड़ा काम किया इस देश में। एक छोटी सी किताब पढ़ी और एक छोटी सी किताब लिखी। ये किताब है चमचा युग। काशीराम साहब ने इस किताब को पढ़ने के बाद समझा कि बाबा साहब का मिशन आगे क्यों नहीं बढ़ा और क्या कारण रहा। तो उन्होंने देखा कि इस देश को, हमारे देश समाज के जो चमचे हैं, जो मनवादियों के चमचे हैं, उनके कारण हमारा समाज आगे नहीं बढ़ा। और बाबा साहब का जो सपना था कि आप इस देश के शासक हो, अपनी दीवारों पर लिख लो, तो वो काम पूरा इसलिए नहीं हुआ कि चमचों के वजह से। तो काशीराम साहब ने फिर चमचा युग, वो जो समय है बाबा साहब के बाद, बल्कि देखा जाए तो 24 सितंबर 1932 से लेकर के आज तक चमचा युग चल रहा है। कांशीराम साहब ने देखा तब भी चमचा युग था, और सन 1932 से लेके आज तक चमचा युग चल रहा है। जब गांधी ने जबरन धमकी दे करके, भूखा मर के आत्महत्या करने का धमकी दे करके, जब बाबा साहब से सेपरेट इलेक्टोरेट का जो अधिकार बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन से लेके आए थे, उससे छीनने के लिए, हमारे हक अधिकार छीनने के लिए, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हमें मिलता तो हमारे समाज में नेता पैदा होते, चमचे पैदा नहीं होते। तो बाबा साहब से जब ये अधिकार छीन लिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार, तो तब बाबा साहब ने 25 सितंबर 1932 को ये कहा था कि गांधी और उनकी कांग्रेस ने मेरे समाज के लोगों को जो अधिकार में दिला करके, कड़ी मेहनत के बाद, कड़े संघर्ष के बाद लंदन से दिलवा के लाया था, तो जो अधिकार मैंने बड़ी मेहनत करके दिलाया था, उस अधिकार को इन्होंने छल से मुझसे छीन लिया है। तो अब आइए इधर। तो जो अधिकार मुझे बाबा साहब ने कहा कि जो अधिकार मैंने बड़े संघर्ष के बाद, कड़ी मेहनत के बाद ये दिलाया था, वो अधिकार गांधी और उनकी कांग्रेस ने छल से हमारे समाज से छीन लिया है। तो अब हमारे समाज में मेरा एक सपना था कि शायद मेरी मेहनत के और मेरे संघर्ष के बाद अब हमारे समाज में लीडर पैदा होंगे। तो अब गांधी और उनकी कांग्रेस के कारण अब हमारे समाज में लीडर पैदा नहीं होंगे, अब मजल डॉग पैदा होंगे। क्या होंगे? मजल डॉग, यानी मुंह पे पट्टी बंधे कुत्ते पैदा होंगे, जो न काट सकेंगे और न भौंक सकेंगे। ऐसे कुत्ते जो है अब इस समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। ये बात बाबा साहब ने 25 सितंबर 1932 को ही कह दी थी। तो 25 सितंबर 1932 से लेकर के आज तक जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री मजर डॉग ही है वो, जो इतनी बड़ी समस्याओं होने पर, तमाम जघन्य अपराध होने पर, हमारी बहन बेटियों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार होते हैं, गांव के गांव जला दिए जाते हैं, बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, बलात्कार के बाद उनको जबरन जला दिया जाता है, तमाम लाखों करोड़ों लोगों के साथ जुल्म जाती हुई है। लेकिन वो कुत्ते जो सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री होकर भी अपने समाज के ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार पर बोलते नहीं है। तो जो बाबा साहब ने 1932 में कहा था वो बात आज भी सच है कि अब हमारे समाज में नेता पैदा नहीं हो रहे हैं, कुत्ते पैदा हो रहे हैं, वो भी मजर डॉग के रूप में, यानी पट्टी बंधे हुए कुत्ते, न काट सकते हैं और न भौंक सकते हैं। तो ऐसे कुत्तों से हमारे आपको, समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो मैं आपको बताया 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश का संविधान भारत के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों सौंपते हुए उसके बाद कहा था, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम अपनी दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। वो बात आज तक पूरी नहीं हुई। इस बात को अगर समझा तो किसी ने समझा, तो माननीय काशीराम साहब ने समझा और उस बात को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया, पढ़े लिखे लोगों को समझाया और उस बात को आगे बढ़ाया। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बाबा साहब के सपने को 60%
काशीराम जी पूरा कर चुके थे। काम 40% बाकी रह गया था कि हम लोग आगे बढ़ करके पूर्ण की तरफ जा रहे थे। लेकिन हमारे समाज के जो मजर डॉग हैं, मजर डॉग और फीमेल डॉग, मजर डॉग और फीमेल डॉग, जिन्होंने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होने दिया। हमें इस देश के बहुजन समाज को इस बात को गहराई से, गंभीरता से समझना होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बाबा साहब की जयंती को कई प्रकार के लोग मनाते हैं, लेकिन सच्चे मायने में जयंती को लोग मनाते हैं जो बाबा साहब के सपने को पूरा करने की बात करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, उस पर कुछ काम करते हैं। और बाबा साहब के सपने को तो बहुत कम लोग करते हैं। जब से बाबा साहब दुनिया से गए हैं, बहुत कम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं, बहुत कम ही लोग चिंता कर रहे हैं। बाकी लोग तो बाबा साहब को और बाबा साहब के समाज को पटरी पर रख करके बेचने का काम करते हैं और चमचेगिरी में लगे हुए हैं। तो काशीराम साहब ने बाबा साहब को जानने के बाद, बाबा साहब के विचारधारा को जानने के बाद, फूले साहू, पेरियार, अंबेडकर को जानने के बाद जब एक किताब लिखी कि बाबा साहब का सपना आखिर क्यों पूरा नहीं हुआ, वो किताब थी चमचा एज, चमचा युग। यानी बाबा साहब के जीते जी ही चमचा युग शुरू हुआ था। 1932 से लेके आज तक भी जारी है। उस पर चमचा एज लिखी थी, उसकी किताब मैंने अभी आपको दिखाई। तो वो चमचा एज किताब जब काशीराम जी ने लिखी और जब काशीराम साहब ने देखा महाराष्ट्र में कि तमाम नेता हैं जो बाबा साहब के मिशन को पूरा करने की कसम खाते हैं 14 अप्रैल को, और बाबा साहब के मिशन को बेचते हैं वही लोग, तब उन्होंने समझाया कि भाई आप लोग उल्टा काम कर रहे हो, सीधा काम क्यों नहीं करते हो? सीधा करने में आप राजा भी बनेंगे और बाबा साहब का मिशन भी पूरा होगा, और इससे तो आप मनुवाद को मजबूत कर रहे हैं और बाबा साहब के मिशन को कमजोर कर रहे हैं। तब उन्होंने काशीराम जी की बात को नहीं माना। लगभग 15 साल उन्होंने अपने जीवन के कीमती समय महाराष्ट्र में लगाए और आरपीआई और तमाम संगठन जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का नाटक कर रहे थे, जब वो नहीं माने तो काशीराम साहब महाराष्ट्र छोड़ करके आए। और छोड़ने से पहले उन्होंने देखा कि मुझे अब क्या करना चाहिए कि ये बाबा साहब का मिशन और बाबा साहब की पार्टी में से एक चीज बच सकती है, कि बाबा साहब का या तो मिशन बच सकता है या पार्टी बच सकती है, और पार्टी बचती दिख नहीं रही है। तो फिर अब मिशन बचाया जाए, और पार्टी को हम बचा नहीं पा रहे हैं। काशीराम साहब ने पार्टी को तो बचा नहीं पा रहे हैं, हम पार्टी का नेता नहीं है और हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मिशन को हम चाहें तो अपने हाथ में ले सकते हैं। तो काशीराम साहब ने मिशन को बचाना चाहा और काम से बीएस कोर, उसके बाद बीएसपी बनाई। लेकिन मैं आज आपको बड़ी बात बता दूं, मैं सन 1996 में कार्यालय प्रभारी था। मेरे पास एक बोरी, ये किताब जो चमचा एज है, ये अंग्रेजी वाली एक बोरी किताब मेरे पास रखी थी। तो मैंने आप जैसे जो जागरूक साथी थे उन्हें कुछ सबको बुलाया एक एक करके, मैंने भाई ये किताबें एक बोरी मेरे पास रखी है, इनमें से आप लोग ले जाओ, इसे पढ़ा करना। मैं उन्हीं दिनों वो काम किताब में खास लोगों को बांट रहा था। उसी समय मेरे को रिपोर्ट मिली कि काशीराम साहब ने वो जो किताब थी एक कमरे में भरी हुई थी, आधे से ज्यादा कमरा भरा हुआ था दिल्ली में, लाखों की संख्या में उन्होंने किताब छपाई थी और बंटवाई थी। तो एक ये जरा सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये बात आपको कोई इस देश में बताएगा नहीं। मोबाइल बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। सन 1996 में एक आधा कमरा भरी हुई किताब चमचा एज अंग्रेजी एडिशन, काशीराम साहब ने कहा कि इन सारी किताबों को निकाल के लाओ यहाँ जलाओ। तो जो ऑफिस के लोग थे, स्टाफ था पार्टी का, उन्होंने बोला सर ये तो हम जला देंगे, लेकिन उनमें से हर एक तो नहीं बोल पा रहा, तो भर भर के लाने लगे। तो उनमें से एक जो हमारे जैसा एक जागरूक व्यक्ति जो उनके साथ रहता था, वो अक्सर उनके बात पर भी नहीं आता था कि हम जला तो देंगे, लेकिन ये तो बता दो कि ये जलवा क्यों रहे हो, ये तो आप ही नहीं छपवाई थी किताब। बोले मैं इसलिए जलवा रहा हूँ कि ये जो किताब मैंने इसलिए लिखी थी कि बाबा साहब के जो चेले थे वो सब चमचे बन गए थे और एक चमचा युग इस देश में शुरू हो गया था। तो मैं चमचा युग को खत्म करने के लिए मैंने चमचा युग लिखी थी किताब। लेकिन अब तो मेरी ही पार्टी में खुद चमचा युग शुरू हो गया है, तो अब इस किताब की जरूरत अब नहीं रही है और मैं अपनी पार्टी का चमचा युग खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब बाबा साहब के मिशन का चमचा युग कैसे खत्म करूंगा? ये 1996 की बात आपको बता रहा हूँ।
1996 में जब मेरे पास एक बोरी भरे किताबें रखी थी, वो किसी को बांटी नहीं गई क्योंकि चमचा युग चल रहा था। तो वो किताबें मैं जब आगरा में बांट रहा हूँ, काशीराम साहब दिल्ली में जला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जब वो हमारे जो साथी थे उन्होंने कहा साहब ऐसा मत करो, किताबें जला के तो कोई फायदा नहीं, हम धीरे धीरे बांट देंगे, कोई परिस्थिति बदल जाएगी। बोले तू जानता नहीं है 10-20 किताब चाहिए तो तू अपने लिए रख ले, तू ऐसा समझता है कि कुछ लोग समझदार है तो उन्हें दे दियो, लेकिन इन किताबों को जला दे, मुझे इससे देख के दर्द होता है। इन किताबों को देख करके मुझे दर्द होता है, क्योंकि जो चमचा युग में खत्म करना चाहता था वही चमचा युग मेरे घर में, मेरी पार्टी में पैदा हो गया है सन 1996 में। क्यों कहा था सन 1996 में? क्योंकि उसी 1996 में पहली बार एक ब्राह्मण को मायावती ने बीएसपी में एंट्री दी थी। उसी 96 में कि काशीराम साहब के सामने, आंखों के सामने जबरन, अब काशीराम साहब की इच्छा के विरुद्ध रामवीर उपाध्याय जैसे एक भेड़िया को, एक जालिम को, एक क्रिमिनल बदमाश को बहुजन समाज पार्टी में जब जगह दी तो कांशीराम साहब को बेहद दर्द हुआ इस वजह से। और उन्होंने 1996 में, ये आगरा के लिए भी एक बड़ी बात है, पनवारी कांड के बाद शेड्यूल कास्ट के लोग जाट आपस में एक दूसरे को वोट नहीं दे पाते थे, पहले हालात नहीं थे, आज भी अच्छे, इसलिए अच्छे हालात नहीं है। तो 1996 में भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायकों को जिताने के लिए मायावती ने आरएसएस से डील की कि आपके जितने भी सिटिंग विधायक हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ मैं कमजोर प्रत्याशी खड़ा करूंगी और आप अपने प्रत्याशियों को जिता लीजिए, और जब मैं चुनाव जीत करके आऊं तो मेरी सरकार दोबारा से बनवा देना। तो ये डील आरएसएस से 95 में सरकार बनने के बाद मायावती से हुई। तो आगरा की सिटिंग विधायक दयालबाग का जो आजकल जो फतेहपुर सीकरी से जो विधायक और मंत्री हैं वो उदयमान सिंह, वो पहले दयालबाग से विधायक हुआ करते थे, और मायावती से गोपनीय डील आरएसएस की हुई कि आप कोई सिटिंग विधायक को हम हराएंगे नहीं। तब मैं आप कार्यालय प्रभारी हुआ करता था आगरा का, आगरा मंडल के कार्यालय का इंचार्ज था। तब मैंने कहा कि वो चमचा किताबें मैंने बांटी और काशीराम साहब ने चमचा किताबें बाद में जलाई, चुनाव के बाद की बात है ये। लेकिन 96 के चुनाव में जब मैं देखा कि ये सब तो मेरे आंखों के सामने हो रहा है, और मैं उस मीटिंग का भी आयोजक था जिस मीटिंग में देश का प्रधानमंत्री आया था, काशीराम साहब आए थे, मायावती आई थी, और चुनाव के दौरान वो रैली हुई थी जीआईसी के मैदान में जिसमें बारिश भी हुई थी, और चौधरी भीकम सिंह से 10 लाख रुपए का सौदा हुआ, 7 लाख रुपए मंच से लिए गए और उसी आदमी को भी फार्म दिया गया। तब ये बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा निर्णय मैंने लिया। मैंने कहा भले ही मैं बीएसपी में रहूं ना रहूं, लेकिन इस भांडे को मैं फोड़ूंगा जरूर। तो मैंने वो भांडा काशीराम साहब के सामने फोड़ा और मैं बलि का बकरा बना। आज तक भी लोग समझते हैं आगरा के कि मेरी मायावती से दुश्मनी टिकट को लेकर है, किसी और पद को लेकर है। मैंने कभी कोई पद नहीं मांगा बीएसपी में, कभी टिकट नहीं मांगी बीएसपी में, लेकिन मैंने मायावती का भांडा 96 में फोड़ा था। उस वजह से मेरी मायावती से दुश्मनी आज तक है, और वो टिकट मैंने बदलवाई। तब किशनलाल बघेल जैसा एक सामान्य आदमी विधायक बना और जीपी पुष्कर एतमादपुर से विधायक बने। अगर मैं वो रिस्क नहीं लेता तो किशनलाल बघेल विधायक नहीं बनते, क्योंकि चौधरी भीकम सिंह तो हारने के लिए चुनाव लड़ रहा था, और तो एतमादपुर से भी शेड्यूल कास्ट की सीट नहीं जीती जाती। पहला आगरा में अगर बीएसपी का खाता खुला तो दिनेश गौतम की कुर्बानी से खुला, दिनेश गौतम की कुर्बानी से खुला, और मायावती से दो हाथ किए थे मैंने। तब आगरा में 2 विधायक पहली बार बीएसपी के हुए, जो हमें जो बीएसपी की बातें बताते हैं, हमें समझाते हैं कि बीएसपी को तुम खत्म करने वाले लोग हो। अरे बीएसपी तो पैदा करने वाले लोग हम हैं, बनाने वाले हम हैं। खत्म करने का काम तो मायावती ने किया है, जिसके हरामीपन से, जिसके गलत नीतियों से, जिनके गलत निर्णयों से, जिनके द्वारा पटरी पर रख करके बेचने से रामवीर उपाध्याय जैसा गद्दार बीएसपी में शामिल हुआ, और कांशीराम साहब को चमचा एक किताब बहुजन समाज पार्टी के 12 गुरुद्वारा नगामत रोड दिल्ली में किताबें जलानी पड़ी। ये मायावती के जलीलपन से हुआ, और उस दिन से लेकर आज तक मायावती हमसे दुश्मनी मानती है। मैंने कई बार लिखा भी है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई माई का लाल है इस देश में
मायावती को मेरे सामने 10 मिनट बिठा दे, उस कोने में मट्टी कर दूं अपने सामने, तो कुत्ता कहता में खिला देना। मायावती इस देश में जितने बहुजन समाज को बेचने वाले लोग गद्दार हैं, उनकी गद्दारों की सरगना अगर कोई है, चेयरमैन कोई है, तो मायावती है। और उसके गद्दार चमचे दलाल है, बड़ुए हैं, जो बहुजन समाज कोई नहीं, बहुजन समाज के महापुरुषों के मिशन मूवमेंट कोई नहीं, बहुजन समाज पार्टी को भी पटरी पर रखते बेइज्जत चले आ रहा है। मैं इस बात का गवाह हूं, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं कि कांसीराम साहब ने चमचा एक में आग क्यों लगाई। ये कारण मैंने आपको बताया। आगरा में पहली बार बीएसपी का खाता कब खुला, जब मैंने अपनी कुर्बानी दी। तो आज बड़ी बात है कि कांसीराम साहब ने ही बाबा साहब के मिशन को सही मायने में आगे बढ़ाने का काम किया, और किसी ने नहीं किया। सिर्फ पटरी पर रख करके बेचने का काम सबने किया। बाबा साहब के भी बहुत सारे अपने आप को चेले कहते थे, बाबा साहब के अपने आप को बहुत सारे उत्तराधिकारी कहते थे। सभी ने बाबा साहब को बेचा, बाबा साहब के मिशन को बेचा, बाबा साहब की कुर्बानियों को बेचा, और बाबा साहब के सपने को बेचा। कांसीराम साहब को भी बेचा, कांसीराम साहब के मिशन को भी बेचा। ऐसे लोग आज भी हमारे आपके बीच में हैं, और वो हमें फिर भी बेच रहे हैं। तो कांसीराम साहब ने हम लोगों को साइकिल पर चल के, पैदल चल करके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा करके शासक समाज बनने और बनाने का जो सपना देखा था और जो दिखाया था, वो सपना बाबा साहब का सपना था। कांसीराम साहब का सपना ही बाबा साहब का सपना था। उसको उन्होंने जब देखा कि हमारा समाज धनवान नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, और साधनहीन समाज को कैसे इस देश का शासक समाज बनाना है, तो कांसीराम साहब ने हम लोगों को एक नारा दिया, एक वोट और एक नोट। एक वोट एक नोट का नारा कांसीराम साहब ने दिया, और कहा कि आप समाज के बीच में जाइए, उनसे कहिए कि हमको नोट भी चाहिए और आपसे वोट भी चाहिए। जो आपको वोट देगा तो नोट भी दे सकता है, और जो तुमको नोट दे देगा वो वोट अवश्य देगा। एक बार कांसीराम साहब इसी नारे से खुद चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े तो उन्होंने बताया कि मैं बताता हूं कि मुझे कितने वोट मिलेंगे। तो चुनाव प्रचार के बाद जब वो बैठे, और ऐसी एक पटली ये इस प्रकार की उन्होंने एक, ये तो अगर चौकोर है, एक ऐसी गोल वाली एक बक्सा टाइप का था, मतलब कनस्तर, ऐसा कनस्तर कांसीराम साहब ने लिया और पूरे चुनाव भर उसको ही लेके घूमे, और उसमें जितने लोगों ने नोट डाले, जितने लोगों ने नोट डाले और उन्होंने फिर वोट भी डाले, तो उन्होंने नोटों को उसमें से निकाल करके गिना और गिन करके ये बता दिया कि मुझको इतने वोट मिलेंगे। कांसीराम साहब ने उस पेटी में निकले हुए नोटों को गिन करके वोटों की गिनती कर दी थी, और ये बता दी थी कि मुझे इतने नोट मिले हैं और मुझे इतने वोट जरूर मिलेंगे। नोटों का 5 गुणा कर दिया उन्होंने कि एक घर में 5 वोट तो होते हैं, जिस व्यक्ति ने एक नोट दिया है वो मुझे अपने घर के वोट जरूर देगा। तो उन्होंने मल्टीप्लाई 5 में किया, और वो वोट की गिनती भी काउंटिंग से पहले बता दी। तो इस प्रकार का ये हथियार जो है, ये ऐसा हथियार है कि बाबा साहब ने वोट का जो अधिकार हमें दिया है, वो वोट की भीख मांगने वाले लोगों को इस देश का राजा बनने के लिए दिया है। जो तुमसे वोट की भीख मांग सकता है उसको तुम अपना राजा बनाइए, और अपना राजा बनाइए तो अपने लिए काम लीजिए। तो कांसीराम साहब ने कहा कि जो वोट की भीख नहीं मांग सकता तो वो नोट की भी भीख नहीं मांग सकता, और जो नोट की भीख मांग सकता है वो वोट की भी भीख मांग सकता है, और जो वोट की भीख मांग सकता है वो तुम्हारा राजा बन के तुम्हारे लिए काम कर सकता है। जो तुम्हारे दरवाजे वोट की भीख मांगने नहीं आएगा, वो जो तुम्हारे नोट की भीख मांगने नहीं आएगा, वो तुम्हारे वोट को खरीदने आएगा, वो तुम्हारे वोट को लूटने आएगा, तो वो तुम्हारी इज्जत आबरू भी लूटेगा। वो तुम्हारे वोट को लूटेगा और वोट को खरीदेगा, वो हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू भी लूटेगा। तो जो वोट लूटने वाले, वोट खरीदने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को राजा नहीं बनाना है। ऐसे लोगों से अपने समाज को बचा के रखना है।
ये वोट एक नोट का जो फार्मूला है, इसके पीछे कांशीराम साहब का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और राजा बनने वाला सही मार्ग अगर कहीं है तो इस पेटी में है, इस रास्ते से है। इसमें से जो वोट नोट प्राप्त होंगे, उसी के बल पर, उसी की ताकत से हमको नोट भी प्राप्त होंगे, इससे नोट प्राप्त होंगे, उसी की ताकत पे हमको वोट भी प्राप्त होंगे। जो वोट और नोट हमें प्राप्त होंगे तो समाज का एहसान सहयोग हमको मिलेगा, तो हम उसको भूल नहीं पाएंगे। अगर मेरा जैसा साधारण व्यक्ति आपके नोट और वोट से अगर एमएलए बन जाता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है या प्रधानमंत्री भी बन जाता है, तो मुझे ध्यान रहेगा कि ये कटोरा लेकर के और आप लोग मुझे जब इसमें नोट देंगे तो मेरे साथ फोटो भी खिंचाएंगे, अपने पास संजो के रखेंगे, कहीं न कभी तो मुझे बताएंगे कि ये नोट मांगने के लिए आप हमारे दरवाजे आए थे और वोट की भी अपील करने आए थे। देखो साहब, इसमें हमने आपको नोट भी दिया था और हमने वोट भी दिया था और आपने हमारे लिए काम नहीं किया है, तो वो मुझे इस बात का एहसास कराएंगे, मुझे कराएंगे, मेरे जैसे साथियों को कराएंगे। तो कांशीराम साहब ने जो हमको रास्ता दिया था, एक वोट एक नोट का जो रास्ता दिया था, इस पेटी के माध्यम से दिया था, इस प्रकार के डिब्बों के माध्यम से दिया था। ये डिब्बे बंद हो चुके हैं। ये डिब्बे आजकल कहीं नजर नहीं आ रहा है इस देश में। आजकल क्या नजर आ रहा है? एक सांसद की टिकट 5 करोड़ में बिक रही है, 10 करोड़ में, 20 करोड़ में बिक रही है। अब 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़ में जो टिकट सांसद की खरीदेगा वो माफिया होगा, वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलने वाला होगा, हमें लूटने वाला होगा, हमें पीटने वाला होगा। हमारे इज्जत आबरू के लिए लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला आदमी हमारी टिकट को 20 करोड़ में नहीं खरीदेगा। वो टिकट नहीं है, वो हमारे समाज का वोट है, वो हमारा वोट है। ये वोट का जो अधिकार है, ये वोट का अधिकार मेरे दादाजी ने मुझे वसीयत में नहीं दिया है, मेरे दादाजी ने विरासत में मुझे संपत्ति के रूप में नहीं दिया है, मेरे दादाजी ने मुझे घर मकान दिया है, मुझे जमीन जायदाद दी है, लेकिन वोट का अधिकार तो मेरे बाबा ने दिया है। जो ब्लड का रिलेशन का मेरा बाबा है, उसने जमीन जायदाद दी है, घर मकान दिया है, खानदानी खून दिया है, लेकिन वोट का अधिकार तो बाबा साहब ने दिया है। अगर ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है और हम वोट को बेच रहे हैं 1000 रुपए में, एक पौवा में, एक बिरयानी में, 100 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में। मैंने आजकल देखा है गांव के अंदर, आजकल ग्राम प्रधानी का चुनाव चल रहा है, बड़े पैमाने पर वहाँ बिरयानी चल रही है, मीट मुर्गे की दावतें हो रही है, घर घर भिजवाई जा रही है और बताया जाता है कि एक घर में 20 लोग हैं और उन्होंने कह दिया कि भाई घर में 20 लोग हैं तो जो ज्यादा पैसा दे करके वोट खरीदने वाला है 1000 रुपए से ज्यादा एक वोट की कीमत नहीं देता है। गांव के अंदर प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में 1000 से ज्यादा एक वोट की कीमत नहीं देता है। जो 1000 रुपए दे देता है एक वोट की कीमत, वो पूरा गांव उसी को वोट दे देता है। तो वो हमको खरीदने वाला, जो हमको खरीद करके यानी वोट की ताकत को खरीद करके वो हमें हमसे वोट पाता है और वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तब क्या बाबा साहब का अपमान नहीं है? बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी, इस दुनिया में बाबा साहब के बराबर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया में बाबा साहब के बराबर विद्वान नहीं है, और बाबा साहब ने अपनी पूरी जीवन की शिक्षा, पूरे जीवन की विद्वता और अपने पूरे परिवार खानदान की खुशियां हमें वोट का अधिकार दिलाने में दी। और हम एक बिरयानी में, एक पौवा में और 1500 रुपया में, एक साड़ी में हम वोट के अधिकार को बेच रहे हैं। वोट के अधिकार को बेचने का मतलब होता है अपनी जमीर को बेच देना, अपनी बेटी की इज्जत को बेच देना, अपनी बहन बेटी की, अपने परिवार खानदान की आबरू को बेच देना। जो अपने परिवार खानदान की आबरू को बेच सकते हैं, अपनी बेटी को बेच सकते हैं, वो अपने वोट को बेच सकते हैं। इतने जलील लोग हैं वो जलील सिर्फ शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग नहीं है, जनरल कास्ट के भी लोग बड़े पैमाने पर हैं। वो अपने आप को खानदानी छत्री कहते हैं, वो अपने आप को जमींदार का तोमची कहते हैं। ऐसे लोग अपने जमीन को 1000 रुपए में बेचते हुए हम देख रहे हैं। आजकल ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, चाहे नगर टाउन एरिया के चुनाव हो, MP MLA के चुनाव हो,
लोग अपने वोट को बेचते हैं। और ये वोट का अधिकार, चाहे वो ब्राह्मण की औलाद हो, चाहे वो क्षत्रिय की औलाद हो, चाहे वो ओबीसी की औलाद हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की औलाद हो, किसी के दादा बाबा ने वोट का अधिकार नहीं दिया है। वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, और वोट के अधिकार बाबा साहब ने दिया है, और बेच हम रहे हैं। तो कितने जलील लोग हैं, वो जिंदा क्यों हैं? वो आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? चुल्लू पर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते? ये बोल रहे हैं इस धरती पर। ऐसा काम है भारत के अलावा, ये हमारे देश के अलावा दुनिया में कहीं नहीं होता है। अपने आप को कहते हैं गुरुओं की धरती है, विश्व गुरु की धरती है। ये विश्व गुरु की धरती कहने वाले लोग, जलील लोग, नालायक लोग, बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार को बेचते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, पानी चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कांसीराम साहब ने, मैंने आपको बताया, एक वोट नोट का ये फार्मूला दिया कि जो नोट देगा वो तुम्हें वोट जरूर देगा, और जो नोट देगा वो तो वोट भी देगा, और नोट और वोट देगा तो वो ध्यान भी रखेगा, और जो नोट और वोट लेगा वो जनता की सेवा भी करेगा। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने वोटर की ही दिमाग का ऑपरेशन किया, इससे नेताओं का भी दिमाग का ऑपरेशन किया। इस पेटी से, जो ये पेटी में भी आपको दिखाई है, ऐसी पेटियां कांसीराम साहब ने हम लोगों को बताई, और उन पेटियों से ही तमाम लोग सांसद विधायक निकले, और उनके चुनाव के खर्चे भी उसी में से निकले। तो आज 14 अप्रैल 2021 को इस संपूर्ण भारत के लिए, आगरा के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत के लिए हम एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं। हम कांसीराम साहब के असली कार्यकर्ता है। हमने कांसीराम साहब के लिए कुर्बानी दी, उनके मिशन के लिए कुर्बानी दी, और कांसीराम साहब ने हमारे लिए कुर्बानी दी। जब कांसीराम साहब ने हमारे लिए कुर्बानी दी, हमारे समाज की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए कुर्बानी दी, तो हमने भी कांसीराम साहब के मिशन मूवमेंट के लिए कुर्बानी दी है। तो हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं? कांसीराम साहब के मिशन को बचाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब की जयंती सही मायने में हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक मैंने आपको बताया, कई प्रकार के लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन असली जयंती मनाने वाले वो लोग हैं जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसको बचाने की बात कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस देश के बहुजन द्रविड़ समाज को शासक समाज बनाने की बात कर रहे हैं, और शासक समाज बनकर के सत्ता हासिल करने की बात कर रहे हैं। जो सत्ता हासिल करने की बात करते हैं, शासक समाज बनने की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं, एक वोट एक नोट की बात करते हैं, वो लोग ही फूले साहू, पेरियार, अम्बेडकर, कांसीराम के असली कार्यकर्ता हैं। और असली और नकली की पहचान, जैसे मोदी जी बोलते हैं, कपड़ों से पता पड़ जाती है, कपड़ों से पता पड़ जाती है वो कौन है। हम ये कह रहे हैं कि कांसीराम साहब के, बाबा साहब के असली कार्यकर्ता तो दूर से दिख जाते हैं। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, तो बाबा साहब जो कांसीराम साहब के जो असली कार्यकर्ता है वो दूर से दिख जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब आगरा के किसी भी कोने में निकलता हूँ तो लोग कहते हैं दिनेश गौतम जा रहे हैं, थोड़ा हट जाओ। मतलब बिजली के करंट की तरह लोग कहते हैं दिनेश गौतम जा रहे, जरा शांत हो, इधर साइड हो जाओ। और जब मैं यूपी के किसी कोने में जाता हूँ तो आप दिनेश गौतम ही क्या बोला, अरे आइए आइए बेटी। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैं तो कुछ दिन पहले तमिलनाडु केरल गया था, तो वो एक कार्यकर्ता हमारे साथ 3000 किलोमीटर साइकिल चला के 2013 में गया था। मुझे नहीं पता हम किनके घर जा रहे हैं, क्योंकि भाषा भी कम समझ में आती थी, और कुछ कार में बैठा के कुछ साथी ले गए कन्वेंशन के लिए। रात का टाइम था, हम जिसके दरवाजे पहुंचे उसको कारण बताया दिनेश गौतम आए। वो दिनेश गौतम आए, भागतम आए, और गौतम साहब आए, तो मैं तुम्हारे घर है कि हाँ भाई है उसे। अच्छा, तो मैं उतर के नीचे आया था, जैसे उतर के आया मैंने लगा कोई कार्यक्रम हो रहा है, हम गलत समय पे आ गए। तो हमें वो ले ही इसीलिए गए थे। हमने पूछा कि क्या है, तो माई मैरिज प्रोग्राम, तुम्हारा प्रोग्राम? हाँ। अच्छा, तो फिर हम उतरे, ठीक है अच्छी बात है, उनका हालचाल पूछा, यार तुम्हारी शादी का तुम निमंत्रण भी देते कभी हम तुम्हारे नहीं आ पाते, लेकिन ये संयोग है कि हम तुम्हारी शादी में बगल बुलाए आ गए।
ये मौके की बात थी। मौके की बात थी। तो वो वकील है लड़का, तो वकालत करता है हाई कोर्ट में। हमारे यहाँ 3,000 किलोमीटर साइकिल चला के गया केरल का, और उसकी शादी में अकस्मात हम शामिल हुए। हमारे यहाँ जिसकी शादी होती है वो 4 दिन पहले उसे भुट्टू बना दिया जाता है, उसे लंगूर बना दिया जाता है। और वो लड़का जो जिसकी शादी थी सवेरे, और रात को हमारे यहाँ जो मंडप होता है, ऐसे ही एक दिन पहले जो दावत हो रही थी, उस दावत में हमने भी खाना खाया। पढ़े लिखे, सभी पढ़े लिखे। तो एक सामान्य तरीके का मंडप हो रहा था, और उस मंडप में दावत हो रही, तो हमने भी खाई। और हम उस लड़के के घर पहुंचे अचानक, जो हमारे साथ 3,000 किलोमीटर साइकिल चला के पहुंचा। तो हमने देखा कि ये सिंपल जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इस भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो केरल में हैं। और केरल में जब हमने शादी देखी, बहुत सिंपल, बहुत साधारण। मुझे लग रहा है पूरी शादी में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं हुआ होगा। पूरी शादी में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं हुआ होगा। और वो लड़का वकील था, हाई कोर्ट में वकालत करता था। तो यहाँ तो जो है वो झाड़ू लगाने वाले, जूता बनाने वाले और वो ठेल लगाने वाले, उनके घर में ही 5-5 लाख की शादी हो जाती है उन लड़कों की। गलत तो नहीं कह रहा हूं साहब? और माँ में वकील, हाई कोर्ट के वकील की शादी में शामिल हुआ साहब, पूरी शादी में मुश्किल से 1 लाख रुपए खर्च हुआ होगा, मैं कर रहा हूँ। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, अगर वो पढ़े लिखे तो बहुत है। हमने कहा पढ़ा लिखा होने का कोई मायने नहीं है जब समझदारी नहीं है। और समझदारी अगर है तो सही मायने में कम पढ़ा लिखा भी ज्यादा पढ़े लिखे के बराबर है। हमने तो बहुत पीएचडी वाले लोग देखे हैं जिनको अंदर तमीज नहीं है थोड़ी सी भी। अब वो काहे के पीएचडी है, काहे के मतलब वो डॉक्टर है, जिनके अंदर सामाजिक गुण ही नहीं है। शिक्षा तो सिर्फ एक माध्यम है अच्छाई लाने का, और अच्छाई अगर हमारे अंदर है नहीं, सामाजिक गुण हमें है नहीं, हमें हमारा आचरण मानवीय है नहीं, तो मानवीय आचरण के बगैर, सामाजिक गुण के बगैर हमारी शिक्षा अर्थहीन है। तो जो शिक्षित अपने आप को कहते हैं, मैं तो उनको कूड़ा करकट समझता हूँ। और सही मायने में शिक्षित वो है, उस शिक्षा का लाभ खुद भी उठा रहे हैं, अपने फैमिली को भी दे रहे हैं, अपने परिवार को भी दे रहे हैं, अपने समाज को भी दे रहे हैं। सही मायने में शिक्षित वो ही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आज बाबा साहब की 130वीं जयंती की आगरा के साथ साथ, आप लोगों के साथ साथ, उत्तर प्रदेश के साथ साथ, पूरे भारत देश के साथ साथ संपूर्ण दुनिया के जो मानवतावादी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, मैं उनको आज की बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज से आप लोगों के चाहे वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, चाहे वो भारत में एक मामूली गांव में रह रहा है, अगर वो बाबा साहब का अपने आप को अनुयायी मानता है, बाबा साहब की बातों को मानता है, विचारों को मानता है, अगर वो कहता है कि मैंने बाबा साहब की किताबों को पढ़ा है और वो बाबा साहब के विचारों पर नहीं चल रहा है, तो मैं उसको बाबा साहब का अनुयायी नहीं मानता। बाबा साहब के खानदान परिवार में पैदा हुआ है, बाबा साहब के खून से पैदा है, और वो बाबा साहब के विचारों को नहीं मानता, मैं उस व्यक्ति को बाबा साहब का अनुयायी नहीं मानता। क्योंकि बाबा साहब का असली अपना वही है जो बाबा साहब का अनुयायी है। लड़का कोई मानना नहीं है, खून का कोई रिश्ता नहीं है। मेरे परिवार के लोग अगर मेरी बात नहीं माने तो मेरे परिवार के खून के तो हो सकते हैं, मेरे विचारों के बिल्कुल नहीं हो सकते। और जो विचार होता नहीं है वो मेरा कभी भी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांसीराम साहब ने भी कहा, ये कांसीराम साहब ने भी नहीं कहा, बाबा साहब ने भी कहा, बाबा साहब ने ही नहीं कहा, कैरियर साहब ने भी कहा, नारायण गुरु ने भी कहा, सतपाल साहब जी महाराज ने भी कहा, महात्मा फूले ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा, कबीर ने भी कहा, जितने भी महापुरुष देश में पैदा हुए मानवतावादी, सबने यही कहा है, जो मेरे विचारों का है वो मेरा है, जो मेरे विचारों का नहीं है वो मेरा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तो आज बाबा साहब की 130वीं जयंती की मंगल कामनाएं देते हुए हमारे बीच में हमारे बड़े भाई राजेश चौहान साहब जो इधर सरकारी सेवा में भी है, उनको जानकारी दी कि हमारे कार्यक्रम में बाबा साहब की जयंती इधर भी मनाई जा रही है, तो अपने कार्यक्रम में, हमारे में नहीं, वो अपने कार्यक्रम में हमारे बीच में आज आए हैं।
उनका मैं आप सबकी तरफ से हृदय से स्वागत करता हूँ। और मैं आज आप सबके बीच में एक दो संदेश इस दुनिया को, इस भारत को, भारत के प्रत्येक मानवतावादी नागरिक को देना चाहता हूं। जैसे कि ये जो बॉक्स है, इसमें मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ मुझे एक वोट एक नोट का जो मैसेज है संपूर्ण भारत में, भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बहुजन द्रविड़ समाज के साथी को, प्रत्येक जागरूक साथी को देना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस पेटी के माध्यम से, इसमें आप लोगों के पास 1 रुपए से लेकर के जो भी आपके मन में हो भाव, उसमें मुझे आप बहुजन समाज को और बहुजन समाज के इस मिशन मूवमेंट को, बहुजन द्रविड़ की इस पार्टी को, बाबा साहब के मिशन को, फूले साहू पेरियर अंबेडकर कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश के बहुजन समाज को शासन समाज बनाने के लिए हमारी ये आज से अपील है पूरे देश के लिए कि जब भी हमारे लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे, एमपी का चुनाव लड़ेंगे, सभासद का चुनाव लड़ेंगे, प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, जो भी चुनाव लड़ेंगे वो एक वोट एक नोट के माध्यम से लड़ेंगे। जो हमारे साथी एक वोट एक नोट की अपील करके लड़ेंगे वो ही सही मायने में बाबा साहब के अनुयायी है, वो ही कांशीराम साहब के अनुयायी है। जो एक वोट एक नोट की अपील करके चुनाव न लड़े, आप लोग समझ लीजिए कि हमारा आदमी नहीं है, हमारा अपना भाई नहीं है। और एक वोट एक नोट का सहयोग मांगता है तो उसको आप नोट भी दीजिए और वोट भी दीजिए और उसको समझिए कि हमारी विचारधारा का आदमी है। और जो एक वोट एक नोट के माध्यम से आपके बीच में नहीं आता है तो समझ लीजिए कि हमारे दुश्मन का आदमी है, हमारे दुश्मन के घर से आया है। मनुवादी चमचा हो सकता है, मनुवादी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है, फिर मतलब देखिए कि वो आपका अपना भाई क्यों न हो। अगर हमारा भाई है और एक वोट एक नोट की अपील नहीं कर रहा है, यानी हमसे वोट मांग रहा है, नोट नहीं मांग रहा है, हमारा सहयोग नहीं मांग रहा है, हमारा आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहा है, तो समझ लीजिए हमारे वोट की उसको जरूरत नहीं है। आपका अगर नोट मांगता है और वोट मांगता है तो उसे नोट भी दीजिए और वोट भी दीजिए। उससे एक मैसेज जाएगा, जो व्यक्ति 10 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए 500 रुपए सहयोग देगा वो उस प्रत्याशी से कुछ मांगेगा नहीं, सिर्फ मांगेगा तो चुनाव जीतने के बाद और चुनाव के बाद समाज का सहयोग मांगेगा। और जो नोट देगा वो प्रत्याशी को वोट भी देगा और नोट और वोट देगा तो समाज के प्रति उसका एक अपील होगी कि आप हमारे समाज के लिए कुछ करें, इनके लिए लड़ें। तो मेरी आपसे सबसे विनती है कि एक तो आप लोग सभी साथी इसमें जो भी खड़े होकर के मुझे कुछ सहयोग करें। एक मिनट पर सामने लोग इकट्ठे हो जाओ, एक आप लोगों की 10-10 5 मिनट निकाल लो। अभी एक साथ साइड में आएंगे सब लोग, अपने अपने हाथ में रखेंगे, 1-1 रुपया अपने निकाल। चौहान साहब आप भी आ जाओ, 5 रुपया आपका भी चाहिए। 10 रुपये साइड में हो, 10 दो उधर एक लाइन बना लो, ले लो, सब चलेगा। अभी नहीं, पकड़े रहो। आप लोग ऐसे 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 जो है दिखाएंगे और कोई एक साथी इसमें डालता हुआ और बाकी दिखाते हुआ। लेकिन बताऊंगा पहले सभी डालना मत, इसमें मैं बताऊंगा। एक व्यक्ति तो इसमें डालने की कोशिश करे, बाकी लोग आप अपने हाथ में ले लीजिए, ऐसे करके ऐसे करके। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, आप उधर चला तो कोई बात नहीं, भैया इधर आ जाओ, देनी पड़ेगी भाई सबको, सिखाना पड़ेगा, भीख मांगना भी नहीं, देना भी, ठीक है। थोड़ा कैसे ये लगेगा कि मैसेज बस डाल दीजिए, हटते चले जाओ, डालते चले जाओ, एक एक करके एक मिनट हो गया। हाँ, फोटो खींचेगा नहीं किसी ने? हाँ जी, वो भी ले लेना। अब 2 मिनट आप लोगों ने रोक दिया, हो गया। अब इसको बंद कर दे, दोबारा चालू।